नमस्कार साथियों, निर्माणवाद के संसार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। सीडीपी 5 का पंच, 5 शानदार क्वेश्चन और उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के आज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने वो है, द प्रोपोनेंट ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी वाज, प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो जब हम ट्रायल एंड लर्निंग थ्योरी देखेंगे तो जो हमारे पास त्रुटि और प्रयत्न का सिद्धांत है या प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, ये हमें देखने को मिलता है एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट था इसमें? तो इसमें एक्सपेरिमेंट था हमारा जिसे हम कहते हैं कैट फिश केज एक्सपेरिमेंट। इसमें हमें देखने को मिलता है बिल्ली, मछली, पिंजरा प्रयोग। यह हमें इसमें देखने को मिलता है कि बिल्ली, मछली और पिंजरे का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और इस प्रयोग के अंतर्गत हम देखते हैं कि बिल्ली को पिंजरे में बंद करके मछली को बाहर रखा गया और कैसे पिंजरे से बाहर निकलकर मछली खाने के लिए बिल्ली प्रयत्न करती है, प्रयास करती है, गलतियां करती है और फिर धीरे धीरे पिंजरा खोलना सीख जाती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने, और इसी से हमें जो उन्होंने थ्योरी दी थी वो दी थी एसोसिएशनिज्म, साहचर्यवाद, जिसे पॉपुलरली एसआर सिद्धांत, एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और इसी के अंतर्गत इन्होंने 3 लॉज ऑफ लर्निंग, जो हमारे प्राइमरी लॉज होते हैं, अधिगम के प्रमुख नियम 3 ये दिए थे और गौण नियम 5, सेकेंडरी लॉज इन्होंने 5 दिए थे। तो यहां पे आंसर है सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। वर्ब सच एज राइट, लिस्ट, नेम एंड लेबल व्हेन यूज्ड इन एन एग्जामिनेशन टेस्ट द, क्रियाएं जैसे लिखना, सूची, नाम और लेबल जब एक परीक्षा में इस्तेमाल होती है तो निम्न का परीक्षण करती हैं। तो यहां पर किस चीज का परीक्षण करते हुए दिखेंगे हमें? तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि क्या क्या चीज दी गई है। नेमिंग दी गई है, लिस्टिंग दी गई है, राइटिंग दिया गया है, लिखना है, सूची है, नाम है, लेबल करना है। तो ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा हमारे पास पहचान होनी चाहिए, यानी कि जिसकी पहचान करेंगे हम उसका नाम दे पाएंगे, जिसकी पहचान कर पाएंगे उसको लिस्ट कर पाएंगे, उसकी सूची बना पाएंगे, जिसका पहचान करेंगे उसको लेबलिंग कर पाएंगे, लेबल कर पाएंगे। तो ये सारी पहचान करने की है। तो जो पहचान करते हैं हम उसे हम कहते हैं ज्ञान स्तर, उसे हम कहते हैं नॉलेज लेवल। नॉलेज लेवल हमें यहां पर देखने को मिलता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है हमारे पास? तो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है जहां पर हम कोरिलेशन, रिलेशन, संबंध बनाते हैं, एनालॉगी करते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं, व्यतिरेक करते हैं, सह संबंधन देखते हैं, एसोसिएशन देखते हैं। ये सब जब हम काम देखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बोध स्तर। प्रयोग स्तर में हम इन चीजों को किसी परिस्थिति में प्रयोग करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। फिर हम सिंथेसिस देखते हैं, संश्लेषण में चीजों को जोड़ते हैं, वी कंबाइन वेरियस थिंग्स टू मेक अ न्यू थिंग, एक नया टेक्स्ट बनाते हैं। और इवेल्युएशन में हम वैल्यू करते हैं कि कौन सी चीज सही, कौन सी गलत, कौन सी प्रयोग हो सकती, कौन सी नहीं, कौन सी अच्छी, कौन सी बुरी। तो इवेल्युएशन करते हैं हम वहां पर। तो यहां पर हमें जो आंसर देखने को मिलेगा वो है सेकंड। द मूवमेंट इन मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स शुड बी फ्रॉम, मास्लो के प्रेरणा के पदानुक्रम में आवश्यक गति होनी चाहिए। यहां पर आवश्यक गति की बात हो रही है। अब यहां अगर हम बात करें लव एंड बिलोंगिंग टू फिजियोलॉजिकल नीड, प्यार और अपनेपन से सामाजिक आवश्यकता तक, तो यहां हम क्या देख रहे हैं? यहां पर हमसे अगर पूछा गया मास्लो की हायरार्की, तो मास्लो की हायरार्की को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें उसका हायरार्कियल मॉडल बनाना पड़ेगा। और हायरार्कियल मॉडल हम देखेंगे तो 5 स्टेप हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे नीचे हमें फिजियोलॉजिकल नीड देखने को मिलती है, सबसे नीचे हमें देखने को मिलती है शारीरिक आवश्यकताएं, भूख, प्यास, लैंगिकता, ये हमें देखने को मिलती है क्या? शारीरिक आवश्यकताएं, जो कि न्यूनतम स्तर हमें देखने को मिलता है। तो न्यूनतम स्तर हमें लव, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेफ्टी और फिजियोलॉजी। तो इन चारों में अगर हम देखें, प्यार, आत्मविश्लेषण, सुरक्षा और सामाजिक आवश्यकता, तो यहां हमें देखने को मिलेगा फिजियोलॉजिकल नीड हमें यहां दे रखी है। तो यहां हमें देखने को मिलता है कि आंसर यहां चौथा रहेगा। तो फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकता हमें देखने को मिलती है। सेकंड फिर हमें देखने को मिलती है क्या? सिक्योरिटी नीड्स, सुरक्षा आवश्यकता इसके ऊपर देखने को मिलती है। फिर हमें तीसरी लेवल देखने को मिलता है बिलोंगिंगनेस नीड। तो यहां पे हमें
संबंध आवश्यकता देखने को मिलती है, यानी प्यार और अपनेपन की आवश्यकता। हम यहां पर क्या देखते हैं, हम यहां पर देखते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस की आवश्यकता हमें देखने को मिलती है। फिर यहां पे हम अगर बात करें तो हमें चौथी नीड देखने को मिलती है, तो हम इसे कहते हैं सोशल नीड, सामाजिक आवश्यकता। और सबसे आखिरी में हमें पांचवें लेवल पर मिलती है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि। तो लेवल 1 से 5 तक हम करें तो शारीरिक आवश्यकता से आत्मसिद्धि तक, तो फिजियोलॉजिकल नीड से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा। यहां पे जो अगर हम देखें तो हिंदी में गलत कर रखा है, हिंदी में सामाजिक आवश्यकता नहीं है, ये कौन सी आवश्यकता है, ये शारीरिक आवश्यकता होगी। तो शारीरिक आवश्यकता से हमें आत्मसिद्धि तक देखने को मिलता है, शारीरिक आवश्यकता से आत्मसिद्धि तक हम देखेंगे। तो आंसर यहां पे हमें क्या देखने को मिला, चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सेलेक्ट द क्वालिटी दैट इज नीडेड फॉर अ काउंसलर, परामर्शदाता के लिए आवश्यक विशेषता का चयन करें। जजमेंटल, एरोगेंट, एम्पैथेटिक, डिफेंसिव, सहानुभूति परक होना, निर्णय होना, अभिमानी होना और रक्षात्मक होना। परामर्श अगर हम देना है, किसी को गाइड करना चाहते हैं, तो हमें उसके भावों को समझना पड़ेगा, उसके विचारों को समझना पड़ेगा। वी हैव टू सी हिज थॉट्स एंड अफेक्ट्स, दोनों की यहां पर आवश्यकता रहेगी। इसीलिए यहां पे आंसर हमें एम्पैथेटिक देखने को मिलता है, सहानुभूति देखने को मिलती है। जब तक हम बच्चे के भाव को नहीं समझेंगे तब तक हम उसका परामर्श नहीं कर सकते, उसको काउंसल नहीं कर सकते, क्योंकि वो समस्या के साथ हमारे पास आएगा। एवरी चाइल्ड व्हेन ही इज सीकिंग द काउंसलिंग, ही विल कम to you with the problems and we have to be empathetic towards it। हमें उसके प्रति समानुभूति रखनी पड़ेगी, सहानुभूति रखनी पड़ेगी, जिससे कि हम उसको समझ सकें और फिर उसको सही दिशा और दशा में परामर्श दे सकें। तो उत्तर यहां पर चौथा रहेगा। What is an infant likely to suffer from if the mother consumed large amounts of alcohol during pregnancy? अगर गर्भावस्था के दौरान मां ने बड़ी मात्रा में शराब का सेवन किया है तो शिशु को क्या नुकसान होने की संभावना है। यहां पर देखिए कि अगर अलग अलग तरह के, जब हम इस तरह के विकार देखते हैं कि ड्रग्स ले रही हैं मां गर्भावस्था के दौरान या फिर अल्कोहल ले रही हैं, तो यहां पर उसी के नाम से उनका डिसऑर्डर रखा गया है। तो इसे कहा जाता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, इसे कहा जाता है भ्रूण मध्य सिंड्रोम, इसी के नाम से इसमें हमें देखने को मिलता है। अब फीटल नाम का विड्रॉल सिम्टम नहीं होता, भ्रूण का नाम का नहीं होता, विड्रॉल सिम्टम शराब से जुड़ा हुआ एक अलग विकार है। जब कोई वयस्क व्यक्ति शराब छोड़ता है तो उसके शरीर में मैकेनिकल हमें देखने को मिलेंगे कि मेटाबॉलिकल रिएक्शंस अलग अलग होते हैं। उसका शरीर कांपता है, उसको कपकपी होती है, उसको ठंड लगती है, उसको अंदर से अलग अलग तरह से अलग पीड़ाएं होती हैं, अलग अलग तरह से पेन होते हैं। उन सबको कहा जाता है विड्रॉल सिंड्रोम, इसे वापसी सिंड्रोम कहा जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एकदम से किसी की शराब या ड्रग्स नहीं छुड़ाते, उसको थोड़ी थोड़ी सी डोज कम करते रहते हैं, जिससे कि विड्रॉल सिम्टम कम हो। क्योंकि अगर एकदम से कोई शराब छुड़ा दी जाएगी या ड्रग्स छुड़ा दिया जाएगा तो वो बड़ी तरह सारी तरह का वो लेगा। प्रीनेटल रिटार्डेशन में प्रसव पूर्व मंदता कब देखने को मिलती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर देखने को मिल जाता है बच्चे में, या फिर कोई हमारे पास अगर जेनेटिक डिसऑर्डर हो, जैसे डाउन सिंड्रोम हो, क्लिफ्टन सिंड्रोम हो, तो इसके कारण हमें प्रीनेटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है, प्रसव पूर्व मंदता देखने को मिलती है, या तो बच्चा रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो। इसीलिए आप देखेंगे कि प्रसव जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, जो हमारे पास गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनका जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका वो जब हम उनका एक्सरे करते हैं तो एक्सरे करते समय हम उनको क्या करते हैं, उनको हम हमेशा आगाह करते हैं कि आप क्या करिए, आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक्सरे करवाना है तो इसको नोटिफाई कीजिए। तो उसमें हम एक्सरे का जो रेडिएशन रेंज होता है वो कम रखते हैं। एक्सरे का रेडिएशन रेंज हमेशा प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कम रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उससे रिटार्डेशन की समस्या आ सकती है, क्योंकि वो एक रेडिएशन है, रेडिएशन नुकसान पहुंचा सकता है भ्रूण को, जो हमारे पास बच्चा है प्रसव गर्भ में उसको नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए हम ये नहीं देते। तो ये हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमें फीटल अल्कोहल सिंड्रोम देखने को मिलता है, भ्रूण मध्य सिंड्रोम देखने को मिलेगा। आंसर यहां पर तीसरा है। और प्रीनेटल अल्कोहल सिंड्रोम जैसी कोई नहीं होती, प्रसवकालीन मध्य सिंड्रोम जैसा कोई विकार नहीं है हमारे
हमारे पास, तो उत्तर यहां तीसरा देखने को मिलेगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखे होंगे और पुराने कंसेप्ट्स भी आपने बहुत सारे रिवाइज किया होंगे। इसी तरह के और सेशन लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं साथियों। नमस्कार।